मुझसे अब घर नहीं संभाला जाता। कोई पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो तो बताना। अपने सरजू की शादी करनी है। उसके दामाद ने कहा, ठीक है, मैं इस बात को अपने ध्यान में रखूँगा। अगर मेरी जानकारी में कोई लड़की शादी के लिए होगी तो मैं ज़रूर सरजू का रिश्ता लेकर आऊँगा और इसकी शादी भी करवाऊँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, आप चिंता ना करें। और बहुत जल्दी ही मैं आपको बता दूँगा। सरजू की माँ भी चुप हो गई। वह भी जल्द से जल्द सरजू की शादी कर देना चाहती थी, क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती थी। मधु के ससुराल में उसकी बहुत तारीफ होती थी। वह बहुत अच्छी लड़की थी। वह अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी, अपने पति का भी बहुत ध्यान रखती थी। मधु की हर जगह तारीफ हो रही थी। तभी उसके बहनोई ने चारू की बात की थी। चारू उनके दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। उसके लिए रिश्ता तलाश किया जा रहा था। चारू की फैमिली को तो वो बहुत अच्छे से जानती थी। चारू से भी कई बार मिल चुके थे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मधु के कान में ये बात पड़ी तो मधु को चारू बहुत पसंद आई थी। अब मधु को ये बात अपनी माँ से बतानी थी। मधु के पिता नहीं थे, इसलिए ये जिम्मेदारी उसने अपने सर पर ले ली थी। उसने चारू की बात अपनी माँ से बताई थी और सरजू से भी। सरजू को भी कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि सरजू ने चारू को मधु के शादी में देखा था और उसे वो बहुत पसंद आई थी और तभी से उसके दिल में वो लड़की जम गई थी। इधर चारू के माँ बाप उसके लिए लड़का तलाश कर रहे थे और जब उन्हें पता चला ये मधु का भाई है तो उन्हें भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं हुआ। सरजू भी बहुत अच्छा लड़का था, हैंडसम भी था और अच्छा पैसा कमा रहा था और सरजू का घर मकान भी अच्छा था। दोनों तरफ से बात चल पड़ी थी। जब चारू के कान तक ये बात गई, चारू अपने माँ बाप से कई बार बता चुकी थी उसे शादी नहीं करनी। वह दो भाइयों के बीच में इकलौती बहन थी। माँ बाप ज़्यादा ही उसे लाड प्यार करते थे, लेकिन उसके माँ बाप का कहना था कि बेटी कितनी भी लाडली हो लेकिन उसे पराए घर तो जाना ही पड़ता है। एक दिन उसकी शादी करनी ही होती है। वे अपनी बेटी को शादी के लिए बहुत समझा रहे थे, पर चारू ने हमेशा यही कहा, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आपके साथ ही रहना है। उसके माँ बाप ने उसकी एक ना सुनी। सरजू का रिश्ता उन्होंने स्वीकार कर लिया था। सरजू और चारू को भी मिलवाया गया था। सरजू चारू से मिलकर बहुत खुश हुआ था, क्योंकि चारू से बहुत पसंद आई थी। उन दोनों को अकेले भी मिलवाया गया था। चारू सरजू से मिलने के बाद भी वह अपने माँ बाप से यही कह रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी। उसके माँ बाप ने समझा शायद वह हमारे लाड प्यार में आकर हमसे दूर नहीं जाना चाहती। चारू से उसकी माँ ने पूछा था, क्या तुम्हें सरजू पसंद नहीं और क्या कमी है सरजू में जो तुम शादी से मना कर रही हो? चारू ने एक शब्द भी ना कहा, बस कहा कि सरजू तो ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, पर मैं शादी नहीं करना चाहती। उसके घर में चारू की एक भी बात नहीं सुनी गई थी। सगाई की डेट रख दी गई थी। सरजू तो फूले नहीं समा रहा था। उसे पहली नज़र में ही चारू से मोहब्बत हो गई थी। सगाई होने के बाद चारू का नंबर सरजू ने कैसे भी करके अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। अब वो चारू से हमेशा बात करने की कोशिश करता था, लेकिन चारू ने एक दो बार उसका फ़ोन अटेंड किया था। चारू की बातों से सरजू को जरा भी महसूस नहीं हुआ था कि चारू उससे मोहब्बत नहीं करती और ये शादी नहीं करना चाहती। 6 महीने के बाद चारू और सरजू की शादी थी। सरजू इसी वजह से अब चारू से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। उसने बस ये तय कर लिया था कि मेरी शादी हो जाएगी तो चारू मेरी होगी और मैं जब चाहे उसे अपनी मोहब्बत का दास्तान सुना सकता हूँ। चारू और सरजू की शादी हो गई। चारू की ज़िंदगी में सरजू आ चुका था। चारू के माता पिता भी ये बात भूल चुके थे कि चारू ने इस शादी के लिए कितनी बार उन्हें मना कर चुकी थी, लेकिन उन लोगों ने एक बार भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया था। उन्हें तो बस सरजू से चारू की शादी करनी थी। उन्हें सरजू बहुत पसंद आया था। सरजू भी चारू को बहुत चाहता था। जब घूंघट लिए चारू उसके कमरे में बैठी थी, सरजू आज बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया जहाँ की कीमती जौहर मिल गया हो। वह अपने अरमानों को समेटे रात होने का इंतज़ार कर रहा था। आज उसकी सुहाग रात थी। जब चारू उसके सेज पर बैठी उसे नजर आई, वह घबरा रहा था। चारू के लिए सोने का सेट लेकर उसके सामने गया था। उसका घूंघट उठाया। चारू अपनी नज़रें नीचे किए हुए थी। चारू के मन में कोई उमंग नहीं जागी थी, ना ही वो घबराई थी। वह चुपचाप अपनी सेज पर बैठी थी, जैसे वह कोई मुर्दा हो। उसके अंदर कोई भी जज्बात दिखाई नहीं दे रहे थे। ना ही उसे अपने पति को देखकर कोई खुशी महसूस हुई थी, ना ही कोई घबराहट। सरजू ने सोने का हार डब्बे से निकालकर उसके गर्दन में पहनाया तो चारू ने उसके पैर छूनी चाही, पर सरजू ने पैर छूने के बजाय उसको अपने सीने में लगा लिया और उसे फूलों भरी सेज पर लेकर बिस्तर पर गिर गया। चारू ने ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किया था। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रही। सरजू तो चारू को पाकर ये भूल चुका था आखिर चारू ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। वह धीरे से चारू के दुपट्टे को उतारता उसे प्यार से सेज पर सुला चुका था।
और एक एक करके उसके कपड़ों को उसके तन से अलग कर रहा था। वह उसे आधी रात तक बस चूमता ही रहा। वह सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, ना ही उससे आनाकानी कर रही थी। जब सरजू ने अपना हक वसूल किया और जब सुबह हुई तब चारू नहा धोकर बिस्तर पर बैठी थी, तभी मंदू अंदर आई और दोनों को आवाज़ देने लगी। सरजू तो यूं ही बिस्तर पर पड़ा था जैसे उसे न जाने क्या खजाना मिल गया हो। अपनी बहन की आवाज़ पर आवाज़ दिया, बस थोड़ा टाइम दे दो, मैं अभी बाहर आता हूँ। तभी उसे अपने बगल में बैठी चारू दिखाई दी, जो नहा धोकर बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वह उठकर नीचे आई, सबके साथ बैठकर नाश्ता किया। 2 दिन के बाद रिसेप्शन था। चारू को अपने मायके चले जाना था। यही सोचकर सरजू का दिल बहुत धड़क रहा था। वो एक पल भी चारू से दूर नहीं जाना चाहता था। नाश्ता हो गया तो चारू को अपने रूम में भेज दिया गया था। जल्दी से सबकी नज़रों से बचता हुआ सरजू भी चारू के पास आ गया था। वह उसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता था। चारू को फिर से अपनी बाहों में भरना चाहता था। उसने वही किया। उसने चारू को सांस लेने तक न दिया। वह उसमें इतना समाया था, कोई हद नहीं थी। इसी तरह उसकी चारू के बाहों में 2 दिन कट गए और तीसरे दिन रिसेप्शन था। आज चारू को अपने मायके जाना था। आज वह बहुत खुश लग रही थी। सरजू की आंखों में बार बार पानी आ रहा था। चारू से एक पल भी वह दूर नहीं जाना चाहता था। उसने मधु से और अपनी माँ से कहा था, क्या मैं चारू के साथ उसके मायके जा सकता हूँ? लेकिन चारू ने कहा, मुझे अपने माँ के घर रुकना है। मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आऊँगी। कम से कम मैं 1 महीना रुकूंगी। मैं कभी अपने माँ बाप को छोड़कर इतने दिन अकेली नहीं रही हूँ। सरजू के ना चाहते हुए भी मधु ने और उसकी माँ ने उसे 1 महीने के लिए अपने मायके भेज दिया था। सरजू उसके गम में बीमार भी पड़ गया था। जब भी सरजू चारू को कॉल करता, वह कभी उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। वह फ़ोन अपनी माँ को पकड़ा देती और कभी कहती बाथरूम में है, कभी कहती रसोई में है, कभी कहती उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने एक बार भी सरजू से दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की। मजबूरन सरजू को ही उसके घर जाना पड़ा था। आखिर वह जानना चाहता था वह उससे बात क्यों नहीं कर रही। सरजू अपने ससुराल गया चारू को लेने के लिए। चारू के माँ बाप बहुत खुश हुए। उसकी बहुत आव भगत हुई। उसके दोनों सालों ने उसकी बहुत मान सम्मान की और जैसा सरजू चाहता था उन लोगों ने उसकी दूसरे दिन ही विदाई कर दी। सरजू ने वापसी की टिकट भी बनवा ली थी। वह ट्रेन से उसको लेने गया था। 7 घंटे का सफ़र था। वह ट्रेन में चारू और अपना एक अलग केबिन बुक करवा चुका था। उसमें कोई आता जाता नहीं था और ना ही उसमें बाथरूम जाने की कोई ज़रूरत थी। उसमें सब कुछ था। जब चारू ने ये सब देखा तो वह घबरा गई थी। वह तो कुछ और ही प्लान बनाकर बैठी थी। जब उसे पता चला कि इस डिब्बे से बाहर कहीं नहीं जा सकती, तब उसने एक ऐसी चीज़ की मांग की कि उसे ट्रेन से उतरकर उसकी इच्छा पूरी करनी थी। उसने कहा कि सरजू, निहालगढ़ के समोसे बहुत अच्छे होते हैं और गरम गरम तो बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए उतरकर यहाँ से समोसे लाएं। तुरंत उसकी बात मान गया, समोसे लेने चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि चारू उसके साथ धोखा कर रही है। वह तुरंत उस डिब्बे से निकलकर कहाँ गायब हो गई, किसी को पता नहीं चला। ट्रेन चारू के घर से अभी 5 स्टेशन पार कर पाई थी। सरजू ने उसके माँ बाप को और भाई बहन को सबको खबर दी कि चारू मुझे कहीं नहीं मिल रही, न जाने वे कहाँ चली गई है। सभी घर वालों ने एकदम ढूंढ मचा दी। ढूंढते ढूंढते 2 दिन बीत गए थे। किसी को खबर नहीं हो रही थी कि चारू कहाँ गई और ना ही उसका फ़ोन चालू था। चारू ने अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर लिया था। 2 दिन के बाद थाने में रिपोर्ट लिखाई गई थी। हर स्टेशन और रेल के हर डब्बे को देखा गया था। कहीं पर भी चारू उन्हें नज़र नहीं आई। सरजू तो चारू के लिए पागल हो गया था। इतने तो उसके माँ बाप भी दुखी नहीं थे जितना सरजू उसके लिए दुखी था। उसे लास्ट टाइम गाजियाबाद स्टेशन पर देखा गया था और उसके साथ एक लड़का भी था जिसको पहले कभी नहीं देखा गया था। इसी तरह ढूंढते ढूंढते 1 महीना बीत चुका था जब चारू की असलियत पता चली थी। वह कॉलेज टाइम से ही किसी लड़के से मोहब्बत करती थी। एक बार चारू का भाई वीरेंद्र ने उसे उस लड़के के साथ देखा था। उसने उस लड़के का पीछा किया था, उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश की थी। जब उसे उस लड़के के बारे में असलियत पता चली तो वीरेंद्र का पारा हाई हुआ था। उसने चारू को धमकी दी थी, ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है और दोबारा मैं उस लड़के के साथ तुम्हें न देखूं। अगर तुम्हें उस लड़के के साथ दोबारा देखा तो उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। क्योंकि वह लड़का शायद नशा करता भी था और बेचता भी था और इसके बारे में वीरेंद्र को पता चल गया था। चारू पर उसने बहुत कड़ी नज़र रखी हुई थी। उसके बावजूद भी चारू हमेशा उसके कांटेक्ट में रही थी। उसने दूसरा सिम लेकर उस लड़के से बातचीत करती रहती थी और उसी ने प्लान बनाया था कि मैं अपने पति के साथ ससुराल जा रही हूँ और तुम मुझे बीच में मिल जाना। हम दोनों वहाँ से भाग जाएंगे। और जैसा कि उसने प्लान बनाया था,
सेम वैसा ही उसने किया भी था। बहाने से सरजू को समोसे लाने के लिए भेजा था और खुद उसके साथ दूसरे डब्बे में सफ़र करके गाजियाबाद चली गई थी। वह लड़का गाजियाबाद किसी फ्लैट में रहता था और यही सब धंधा करता था। जब ये हकीकत सरजू को पता चली, वह जैसे सदमे में आ गया था। उसे चारू से बहुत नफरत हो रही थी क्योंकि वह शादी के पहले दिन से धोखा दे रही थी। सारी गलती उसके माँ बाप की थी। जब उन्हें पता था उनकी लड़की किसी और से प्रेम करती है तो उसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी और उसे समझाना चाहिए था। उसके माँ बाप का कहना था कि सरजू जैसे लड़के से शादी करती तो शायद उस लड़के को वो भूल जाती, क्योंकि सरजू के पर्सनैलिटी में और उस लड़के की पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का अंतर था। उसका हल्का सांवला कलर था और बहुत ही दुबला पतला था। हाइट भी खास नहीं थी और उसके बराबर में सरजू बहुत हैंडसम और 6 फुट हाइट रखता था और नौकरी भी अच्छी खासी थी। उसमें ज़रा बराबर भी कोई कमी नहीं थी और वह चारू से न जाने कितनी मोहब्बत करता था। 6 महीने के बाद चारू और वह लड़का दोनों पकड़े गए थे और उन दोनों ने भागकर शादी कर ली थी। इधर सरजू उसके गम में पागल हो गया था। वह चारू की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था और ना ही सरजू दूसरी शादी करना चाहता था। उसने कहा, मैंने सिर्फ चारू से मोहब्बत की है, शायद दूसरी लड़की से वह ऐसी मोहब्बत ना कर पाए। अब उसे लड़की जात से ही नफरत होने लगा था। मधु ने और उसकी माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। इसी तरह उसकी शादी को 2 साल बीत चुके थे। इधर चारू अपने प्रेमिका के साथ बहुत बुरे कंडीशन में थी। उसके माँ बाप ने उसकी शक्ल देखने से भी मना कर दी थी। चारू अपने मायके भी नहीं जा सकती थी। उसके दोनों भाई उसे जान से मार देते। इधर सरजू भी चारू से उतना ही नफरत करता था। उसके बाद उन दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई। इस बात को बीते 2 साल हो चुके थे। इधर सरजू की माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी। इधर बेला के घर के पास निर्मला की शादी हुई थी, जो सरजू की बड़ी बहन थी और वह बेला को बहुत पसंद करती थी। लेकिन बेला की शादी पड़ोस में ही रतन से हो गई थी। इस बात की जानकारी भी उसे थी। बेला निर्मला को भाभी कहा करती थी। जब रतन के घर से वो वापस आई थी, निर्मला बिल्कुल उसके घर के सामने ही रहा करती थी और जब उसने रतन की बात बताई थी, निर्मला कांप उठी थी। जब उसने बेला की कंडीशन देखी थी तो वह भी रतन को बुरा भला कहने से बाज नहीं आई थी, क्योंकि रतन ने उसकी इतनी बुरी हालत की थी। वह पूरे शरीर से घायल थी। ऐसी कोई जगह बाकी नहीं थी जहां रतन ने उसे दांत ना खाया हो। और निर्मला ने ही उसे सलाह दी थी कि शायद रतन को कोई बीमारी है, इसी वजह से उसने इस तरह की हरकत की है। निर्मला ने कहा कि कोई भी नॉर्मल आदमी ऐसा कभी नहीं करता, उसको दूसरे के दर्द का एहसास ज़रूर होता है। और इसी तरह इसको भी अब 2 साल बीत चुके थे। वह रतन के साथ वापस नहीं जाना चाहती थी और उसने रतन से डिवोर्स ले लिया था। निर्मला का भाई भी धोखे में अपने आप को भुला चुका था। निर्मला ने ही बेला की शादी अपने भाई सरजू से करवाई थी। निर्मला ने ही उसकी सारी कंडीशन अपने भाई को बताया था और ये भी बताया था कि बेला ने उससे डिवोर्स क्यों लिया था। सरजू शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये शादी निर्मला और मधु ने और उसकी माँ ने ज़बरदस्ती करवाई थी। अब सरजू हर लड़की को धोखेबाज समझने लगा था, लेकिन निर्मला और मधु ने उसे बहुत समझाया भी था। वही औरत तुम्हारी माँ भी है और 2 बहनें भी हैं तुम्हारी। तुम्हें हर औरत को एक कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। क्या तुम्हें याद है तुम्हारे पिता की कब मृत्यु हुई थी, लेकिन अपनी माँ ने माँ बाप दोनों बनकर हम तीनों को पाला है। क्या तुम अपनी माँ को भी उसी कैटेगरी में लोगे? ऐसा नहीं होता, हर औरत एक जैसी नहीं होती। तभी निर्मला ने रतन की कहानी उसे सुनाई और कहा कि वह लड़की भी यही सोचती है, हर मर्द एक जैसा होता है। क्या उसकी बात ठीक होगी? नहीं ना, क्योंकि रतन से उसने अपनी पसंद की शादी की थी। उसके बाद वह लड़का ऐसा निकला तो उसकी क्या गलती है? तुम्हें ये सारी बातें भूलनी होगी। एक बात को पकड़कर इंसान जम नहीं जाता, उसे आगे बढ़ना चाहिए। जो हुआ शायद तुम्हारी किस्मत में लिखा था और उसे भूलना भी बहुत ज़रूरी है। तब सरजू एकदम चुप हो गया था। उसने कहा कि मैं इतनी जल्दी उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम लोगों की बात ज़रूर मानूंगा। तुम लोगों को जो अच्छा लगे वह कर सकते हो। तभी सरजू बेला से शादी करने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन उसने अभी पूरे दिल से स्वीकार नहीं किया था। ये बात घर में सभी जानते थे। तभी उस रात निर्मला ने बेला को सब कुछ बता दिया था। सरजू को अभी टाइम लगेगा, शायद तुम्हारे कमरे में ना आए, तुम्हें उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। सरजू एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने अपने पहले प्यार से धोखा खाया है। बेला को भी अब आगे की उम्मीद बिल्कुल भी कम ही नज़र आ रही थी। उसे अब हर लड़का धोखेबाज लग रहा था। शायद सारे लड़के ऐसे ही हो। इसी तरह वह रोज़ अपने कमरे से ये सोच कर सोती थी, शायद मेरा दूसरा पति भी रतन की तरह ही मुझे नोच खाएगा। लेकिन वह बिल्कुल गलत साबित हुई थी। इधर सरजू भी यही सोच रहा था, क्या पता ये भी लड़की चारू की तरह हो। वे दोनों एक दूसरे के लिए यही सोच कर बैठे थे।
इसी तरह शादी को 15 दिन बीत चुके थे। उस रात जब अपने दोस्त के पार्टी में गया था तो उसे बहुत देर हो गई थी और सरजू की माँ भी आज सोफे पर ही सो रही थी। सरजू की माँ को पता था ये रोज़ सोफे पर ही सो जाता है, बेला के पास नहीं जाता। अगर ये एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे तो एक दूसरे को कब समझेंगे। यही सोचकर उसकी माँ आज सोफे पर ही सोती रही और मजबूरन सरजू को बेला के कमरे में जाना पड़ा। जब वो बेला के कमरे में गया था तो बेला गहरी नींद में सो रही थी। चुपके से जाकर उसके साइड में सो गया। तभी बेला हड़बड़ाकर उठ बैठी और सरजू को अपने इतने करीब देखकर घबरा गई थी। तब सरजू ने तुरंत ही लाइट जलाई और उससे बात करने की कोशिश की। तब जाकर बेला का डर खत्म हुआ था और उस वक्त बेला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस आदमी के लिए वो इतना गलत सोचकर बैठी थी वह इतना अच्छा निकलेगा। वह डर रही थी तो सरजू ने उसका हाथ थामा और कहा कि डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तुम्हारे पास मजबूरी से सो रहा हूँ क्योंकि मम्मी सोफे पर सो रही है। अगर मैं बाहर गया तो माँ मुझे फिर से दोबारा कमरे में भेज देंगी। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी सरजू की नज़र उसके गर्दन पर पड़ गई थी। हाँ, सरजू ने बड़े प्यार से उस पर हाथ सहलाया था जिस पर बेला की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके आंखों से आंसू भी वो इतने प्यार से छू रहा था जैसे बेला कोई फूल हो। उसके इस तरह करने पर बेला खुद मदहोश होती चली गई और उस रात वे दोनों दो जिस्म एक जान हो गए थे। वह हर रात उसे इतने ही प्यार से समेटता था। अब जब भी सरजू अंदर जाता तो पहले बेला ही शुरुआत करती थी क्योंकि सरजू की मोहब्बत उसे बहुत पसंद आती थी। वो दीवानी हो जाती थी। इसी तरह बेला सरजू से मोहब्बत करने लगी थी और सरजू भी धीरे धीरे चारू को भूलने लगा था। इधर जब भी बेला अपने मायके जाती तो रतन उसे मिलना चाहता था। एक दिन वह अपने नंद निर्मला के घर गई थी और वहीं पर रतन भी आया हुआ था। उन दोनों का आमना सामना हुआ था। सरजू भी उसके साथ ही था। तभी रतन ने उससे माफ़ी मांगी थी और कहा था कि तुमने सच कहा था, मैं बीमार हूँ और मैं अपना इलाज भी करा रहा हूँ। हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना। मैं इसलिए तुमसे मिलना चाहता था। मैं तुम्हें खोने के बाद बहुत अधूरा हो गया था और दोबारा तुम्हें पाना चाहता था। उसके लिए मुझे इलाज की ज़रूरत थी और मेरे इलाज में काफ़ी समय लगता। उसके बाद तुमने शादी कर ली थी। उसके बाद भी मेरे मन में लालच था। मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता था। लेकिन मुझे जब पता चला कि तुम सरजू से मोहब्बत करने लगी हो और सरजू भी तुम्हें उतना ही चाहता है तो मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ और तुम्हें अपने दिल से तो नहीं निकाल सकता। लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इसी जन्म में माफ़ कर दोगी? वैसे भी अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो भगवान भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे और क्या पता मैं बीमार हूँ और तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं ठीक भी हो जाऊँ। मैंने रतन को माफ़ कर दिया था क्योंकि मेरे पति ने मुझे इशारा किया था कि कोई बात नहीं, उसे माफ़ कर दो। जब वो तुमसे माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। उस दिन मैं रतन से मिलकर घबरा गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। सरजू सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। जब हम घर लौटे तो मेरी बड़ी नंद मधु आई हुई थी। उसके देवर की शादी थी और हम सबको इनवाइट किया गया था। निर्मला को भी इनवाइट किया गया था। हम सारे मिलकर मधु के घर शादी में गए हुए थे। रास्ते में ही सरजू चारू से टकरा गया था। शायद वह रेडी पर कुछ सब्जियां रखकर बेच रही थी और उसके साथ छोटे छोटे दो बच्चे बैठे हुए थे। जब साथ लगे रेडी से सरजू कुछ फल ले रहा था तभी चारू उसके सीने से जा लगी। उसकी हालत देखकर सरजू बिल्कुल घबरा गया था। वह बहुत बुरे हालत में थी। चारू के प्रेमिका की मौत हो गई थी। वह बहुत नशा करता था, उसको बहुत मारता पीटता भी था। उसके दो बच्चे हो गए थे जो दोनों ही लड़कियां थीं। अब वह दर दर की ठोकरें खा रही थी और इन सब हालत की वह खुद ही जिम्मेदार थी। तभी मधु ने उसकी हालत देखी और उसके माँ बाप को खबर दी। माँ बाप औलाद के दुख में तड़प उठते हैं। उन लोगों ने चारू को माफ़ कर दिया था और उसके बच्चे और चारू को अपना लिया था। चारू पढ़ी लिखी थी। वह स्कूल में बच्चे को पढ़ाने लगी थी। सरजू से तो वो माफ़ी पहले मांग चुकी थी। सरजू ने भी चारू को माफ़ कर दिया था। उसे उसके कर्मों की सज़ा मिल चुकी थी। इधर रतन का भी इलाज चल रहा था। सरजू और बेला अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। वे अपने बच्चों को पाल रहे थे। सरजू अपनी पत्नी बेला से बहुत मोहब्बत करने लगा था। ये थी इन सब की प्रेम कहानी। आपको इसका दूसरा भाग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सरजू और चारू की प्रेम कहानी कैसी लगी? इस कहानी का पहला भाग इस वीडियो के कैप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और मेरी वीडियो आप कहीं से भी देखते हैं कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।